हेलो बच्चों, आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ठीक है, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन बेसिकली। टॉपिक शुरू करने से पहले मैं ये आपको बता दूं कि ये सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन एक्चुअल में आपके न्यूमेरिकल्स को आसान करने के लिए बस बताए जाते हैं। लोग इसको समझ नहीं पाते, इस कॉन्सेप्ट को बस क्या करते हैं, रट लेते हैं फार्मूला कि सीरीज कॉम्बिनेशन में ये होता है फार्मूला, पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये फार्मूला होता है। और फिर बाद में बच्चे मुझसे ही पूछते हैं, सर पढ़ तो लिए लेकिन क्या करना है इसका। ठीक है, तो एक चीज़ याद रखिए, ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल है इससे रिलेटेड डायरेक्ट कभी न्यूमेरिकल आपसे नहीं पूछेगा। ये इनडायरेक्ट वे में आपको पता करना पड़ेगा, अच्छा ये सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन है, मुझे अप्लाई करना है। मेरी बात बस सुनते जाइए। जैसे कि अगर कई सारे मैंने आपको जब लेक्चर 2 में कई सारे क्वेश्चंस ओम्स लॉ और किरचॉफ्स लॉ से रिलेटेड करवाए थे, तो उसमें मैंने क्या किया था, प्योर क्या यूज़ किया था, मल्टीपल सेल के केस में किरचॉफ्स लॉ यूज़ करके बहुत सारे लूप में मैंने घूम घूम के आपको क्या किया था, मतलब करंट का एक वो वैल्यू निकाल के दिया था। ठीक है, अब देखिए वो जो लॉन्ग होता है ना प्रोसेस, लॉन्ग प्रोसेस को शॉर्ट प्रोसेस में कन्वर्ट करने के लिए कॉम्बिनेशन ऑफ सेल यूज होता है। बस सिंपल याद रखिए, आपके न्यूमेरिकल को आसान और कम टाइम में करने के लिए इस कॉम्बिनेशन का बेसिकली यूज होता है, और बाकी कुछ है नहीं। ये कॉन्सेप्ट है जो कि एक पैटर्न खुद से इसको डेवलप करके बोला गया कि अच्छा ये सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन आप थोड़ा आसान तरीके से कर पाएंगे। ठीक, मैं अभी तक जितनी बातें बोला हूँ बिल्कुल टेंशन नहीं, समझ में आया तो अच्छी बात, नहीं समझ में आया तो कोई अच्छी बात नहीं, मतलब कुल मिला के बस सुनिए। अब देखिए, मान ली मैंने यहाँ पे टॉपिक लिखा है पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन है क्या, जरा देखिए, कुछ नहीं है। इन दोनों को मैंने पैरेलली कनेक्ट कर दिया है। पैरेलली कनेक्ट कर दिया तो ये मान ली करंट I1 दे रहा है, ये करंट I2 दे रहा है, ये दोनों मिलके फाइनली इसमें करंट I चले गए। ठीक है, अब मल्टीपल सेल के बजाय मैं अगर एक इसको सेम इक्विवेलेंट, मतलब क्या होता है, अब जैसे मैंने डिस्कस कर लिया फिर से मैं बता देता हूँ। सेम रजिस्टर को एक ऐसे दूसरे एक सिंगल सेल से मैं कनेक्ट कर दूं जो कि सेम क्या करे, सेम करंट इसको सप्लाई करे। कहने का मतलब है ये दोनों मिलके इस रजिस्टर को I करंट दे रहे थे, तो इन दोनों को हटा के मैं एक सिंगल सेल लगा दूं जो कि सेम कितना ही उतना ही करंट दे दे, तो मैं बोलूंगा इन दोनों का इक्विवेलेंट ये अकेले है। ठीक है, दिस इज इक्विवेलेंट EMF ऑफ दीज टू सेल्स। ओके, चलिए अब इसकी वैल्यू क्या होगी उसी को फाइंड आउट करने के लिए हम कई सारे प्रोसेस करेंगे। तो शुरू करते हैं। ABCD इस छोटे वाले लूप में मैं घूम जाऊं तो मुझे किरचॉफ्स लॉ से ये मिलेगा, सिंपल VA माइनस IR, चले 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 माइनस I1 R1, क्योंकि इसमें I1 है तो इसमें भी तो I1 होगा यहाँ पे, माइनस I1 R1। यहाँ पहुँचे तो छोटे से बड़े तो निगेटिव से पॉजिटिव मतलब प्लस, तो प्लस E1 कहाँ पहुँच गया फिर VA पे, तो VA कट गया, इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, I1 R1 इक्वल टू E1 माइनस IR। ठीक है, ये जो ब्रैकेट में क्लोज है, ठीक, इसका कारण क्या है, ये AIPMT ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट जो कि अब नीट हो चुका है, उसमें पूछा था 2009 में ये डायरेक्ट इक्वेशन, ये डायग्राम दे दिया था ये वाला, और उसमें एक क्वेश्चन लिख दिया था, बस I की जगह वहाँ पे क्या था, I1 प्लस I2, आपके सामने दिख रहा है, I मस्ट बी इक्वल टू I1 प्लस I2। अब ये बताइए 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा था, ये कोई पूछने वाली क्वेश्चन है? तब भी बच्चे गलत क्यों होंगे मुझे पता है, चलिए कोई बात नहीं। अब इसी चीज़ को मैं अच्छे से लिख सकता हूँ, R1 को मैंने इधर भेज दिया तो यहाँ से क्या आ जाएगा, I1 इज इक्वल टू E1 बाई R1 माइनस I इंटू R बाई R1। ठीक, ये आया। ओके, अब ज़रा देखिए, अगर उसी तरह मैं सिमिलरली बड़े लूप में अगर मैं घूम जाऊँ, इस बड़े वाले लूप में, ऐसे बड़े वाले लूप में घूम जाऊँ, तो वहाँ से सिमिलरली मुझे इसी टाइप का कुछ इक्वेशन मिलेगा। क्या मिलेगा, I2 इज इक्वल टू E2 बाई R2 माइनस I इंटू R बाई R2। अपना खुद से करके देख लीजिएगा, किरचॉफ्स लॉ मुझे पता है कि आपको आता है, इसलिए अप्लाई कर लीजिएगा। अब ज़रा देखिए, जंक्शन रूल के हिसाब से क्या हुआ, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। ठीक, तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, तो I1 मैंने यहाँ से रख लिया, I2 मैंने यहाँ से रख लिया। अब दोनों को जब मैंने ऐड करके यहाँ लिखा तो मेरा क्या इक्वेशन, सिंपल 1 और 2 को मैंने थर्ड में यूज़ कर लिया, तो मेरा I की वैल्यू क्या है, E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 माइनस IR, यहाँ भी माइनस IR है तो माइनस IR मैंने कॉमन ले लिया, क्या बचा 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। ओके, तो मुझे ये इक्वेशन मिला। अब ज़रा देखिए, इधर वाले माइनस IR को इधर आइए, इधर भी आर, तो इस पूरे I को मैं इधर भेज दूँ, इस साइड RHS वाले I को मैं अगर LHS में भेजूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, कुछ ऐसा इक्वेशन मिलेगा। ज़रा देखिए, ऐसा इक्वेशन, ये उठ के इधर चला गया तो प्लस IR इधर हो जाएगा। ठीक, अब I अगर मैं इसमें कॉमन ले लूँ तो सिंपल क्या बचेगा, 1 प्लस R इंटू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। अब इस पूरे क्वांटिटी को अगर मैं नीचे भेज दूँ तो यहाँ से I की वैल्यू कितनी आ जाएगी, E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 अपॉन 1 प्लस R अपॉन 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। ठीक है, अब जस्ट जैसे पिछला मैंने डायग्राम बनाया था, इक्विवेलेंट EMF क्या था, इक्विवेलेंट क्या था, यही कुछ डायग्राम पीछे भी बना हुआ था, तो यहाँ से I नेट करंट क्या हो जाएगा, नेट करंट I क्या था, V बाई R, तो V यहाँ पे क्या है इक्विवेलेंट, और R क्या है, R प्लस RE, सिंपल।
आर प्लस आर इक्वलेंट, ये दोनों सीरीज में है ना, तो नेट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा आर प्लस आर ई, तो आपका आई कितना हो जाएगा वी अपॉन आर इक्वलेंट प्लस आर। ठीक, अब मैंने क्या किया, दोनों को आर इक्वलेंट से डिवाइड कर दिया। मैंने क्यों डिवाइड किया न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को उससे, क्योंकि मुझे कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर चाहिए था। ठीक है, अब मैंने जब डिवाइड किया तो ये कुछ इस टाइप का दिख रहा है आपको, आई इज इक्वल टू इक्वलेंट बाई आर इक्वलेंट अपॉन 1 प्लस आर बाई आर इक्वलेंट। अब देखिए ये इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5, इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5 को अगर मैं कंपेयर करूं यहाँ पे जरा देखिए, कंपेयरिंग 4 एंड 5, आपको क्या मिला, यहाँ डिनोमिनेटर में 1, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1, यहाँ आर, यहाँ आर का कोफिशिएंट क्या है 1 बाई आर वन प्लस 1 बाई आर टू, यहाँ पे क्या है 1 बाई आर इक्वलेंट। तो कंपेयर करके मुझे क्या मिला, 1 बाई आर इक्वलेंट की वैल्यू कितनी मिलेगी 1 बाई आर वन प्लस 1 बाई आर टू। ओके, उसी तरह इन दोनों को अगर मैंने कंपेयर किया तो ई इक्वलेंट बाई आर इक्वलेंट इज इक्वल टू ई1 बाई आर वन प्लस ई टू बाई आर टू। कोई डाउट? इसका प्रूफ आपके सीबीएसई के और आईसीएसई के बोर्ड में पूछता है, बच्चा सॉल्व ही नहीं कर पाता, उसका बहुत लॉन्ग टर्म मेथड है। अरे सिंपल इतना ही करके छोड़ देंगे, आपको फुल आउट ऑफ फुल मिलेगा। ठीक है, इसी चीज़ को आपके एग्जाम में कुछ अलग टाइप का दिया रहता है। कैसे दिया रहता है मैं बता देता हूँ, देख लेते हैं। अब जैसे कि जनरल इक्वेशन वही, अगर मल्टीपल रजिस्टर हैं तो 1 बाई आर इक्वलेंट इज इक्वल टू 1 बाई आर वन प्लस 1 बाई आर टू प्लस 1 बाई आर थ्री एंड सो ऑन। इंटरनल रेजिस्टेंस है ये सब, और इक्वलेंट क्या हो जाएगा, ई इक्वलेंट बाई आर इक्वलेंट इज इक्वल टू ई1 बाई आर वन प्लस ई टू बाई आर टू प्लस ई थ्री बाई आर थ्री। अब ये प्लस माइनस लिखा है यहाँ पे। अब ये जस्ट आपने बोला सर आपने तो प्लस प्लस बोला था, ये माइनस कहाँ से आ गया? माइनस कुछ नहीं, जरा देखिए जरा, इस ए जंक्शन से इसका पॉजिटिव जुड़ा है और इसी एक जंक्शन से इसका भी पॉजिटिव जुड़ा है, इसलिए मैंने दोनों को सेम साइन दिया। अगर मैं इसी को उलट के जोड़ दूं, यहाँ पे अगर मैं निगेटिव कर दूं तो यहाँ पे सिंपल एक E1 तो यहाँ पे माइनस E2 हो जाएगा, बस इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस E2 लिखा है। बाकी अभी डाउट आपको मैंने कंप्लीट क्लियर नहीं किया, जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा तब क्लियर कर दूंगा। ठीक, अभी इसी पे आते हैं, इस पे देखिए, इसमें कोई दिक्कत, ये जनरल इक्वेशन है। इसी चीज़ को थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर मैं लिखूँ, इस चीज़ को यहाँ पे देखिए ज़रा, ई इक्वलेंट बाई आर इक्वलेंट हो जाएगा सिंपल E1 बाई वन प्लस E2 बाई आर टू। ठीक, अब आर इक्वलेंट को जब मैं इधर भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा, ई इक्वलेंट हो जाएगा तुम्हारा E1 बाई आर वन, ठीक, प्लस E2 बाई आर टू इंटू आर इक्वलेंट। अब ज़रा देखिए, इसको इधर मल्टीप्लाई अगर मैंने किया तो क्या हो जाएगा, E1 आर टू प्लस E2 R1 बाई R1 R2। ठीक, अब यहाँ से आर इक्वलेंट यहाँ से कितना आएगा, प्रोडक्ट बाई सम, यानी अगर मैं आर इक्वलेंट को बोलूँ तो कितना आ जाएगा, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, आर इक्वलेंट यहाँ से इतना आएगा। अब इसी आर इक्वलेंट को अगर मैं यहाँ पुट कर दूँ R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, R1 R2 कट जाएगा, तो आपका ई इक्वलेंट यहाँ से कितना मिला, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। तो आपके बुक में ये सब फॉर्मूला लिखा रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं, इसी चीज़ को मैंने सिंप्लीफाई करके लिख दिया ना, मेरी बात समझे। तो आपके स्कूल में ये प्रूफ करने को आया तो कोई बात नहीं, आप आफ्टर कंपेयरिंग वी गेट ये दोनों लिखने के बाद थोड़ा सा सॉल्व करके यहाँ तक ले आ जाइएगा। ओके, ये बोर्ड के लिए मैंने थोड़ा सा बता दिया। अब चलिए टू द पॉइंट आते हैं। जैसे कि हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन में देख लिया, ये याद रखिएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में नेट इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाता है 1 बाई आर इज इक्वल टू 1 बाई आर वन प्लस 1 बाई आर टू प्लस 1 बाई आर थ्री एंड सो ऑन। इक्वलेंट ईएमएफ निकालने का तरीका, ई इक्वलेंट बाई आर इक्वलेंट इज इक्वल टू ई1 बाई आर वन प्लस ई2 बाई आर टू प्लस ई3 बाई आर थ्री एंड सो ऑन। ये मैंने ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि बहुत आसान होता है, बच्चे रटते रहते पता नहीं क्या कि ये सबसे आसान तरीका होता है, इसको याद रखना। ठीक है, ये ध्यान से रखिएगा। अब उसी तरह सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या हो जाएगा, जरा देखिए, एक कोई आर रजिस्टर, उसके क्रॉस मैंने दो सेल जोड़ दिया, एक E1 एक R1। ठीक, E1 जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1, एक E2 जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2। ठीक, अब जरा देखिए, इस बड़े लूप में अगर मैं घूम जाऊं, क्या करूं, इस बड़े लूप में अगर मैं घूम जाऊं तो एक साइड से घूमा, ऐसे ऐसे घूमते घूमते जब पहुंचा तो एक मुझे लूप रूल से एक इक्वेशन मिला। उस इक्वेशन को जब मैंने सिंप्लीफाई किया तो मेरा नेट करंट कितना आया, नेट करंट कितना है, E1 प्लस E2 अपॉन R प्लस R1 प्लस R2। सिंपल, टोटल रेजिस्टेंस कितना है 1 2 3, तो R प्लस R1 प्लस R2, टोटल EMF E1 इंटू E1 प्लस E2। ठीक है, अब सिंपल देखिए, यहाँ पे प्लस साइन मैंने क्यों यूज़ किया दोनों का, क्योंकि ये दोनों ए जंक्शन से क्या, इसका भी पॉजिटिव कनेक्टेड और इसका भी पॉजिटिव कनेक्टेड, इसलिए मैंने क्या किया, प्लस यूज़ किया। अगर यहाँ पे माइनस रहता तो यहाँ पे मैं क्या लिखता, माइनस E2, या यहाँ पे माइनस रहता तो यहाँ पे माइनस E1 प्लस E2 लिखता मैं। ये सब डिस्कस मैं करूँगा आगे। ठीक है, इसका इक्वलेंट मान लीजिए ये कुछ है, तो यहाँ से आई इक्वलेंट कितना जाएगा, ई इक्वलेंट अपॉन टोटल रेजिस्टेंस आर प्लस आर इक्वलेंट। ठीक, अब कंपेयर कर लो दोनों को, यहाँ से ई इक्वलेंट कितना मिला, E1 प्लस E2 प्लस एंड सो ऑन। आर इक्वलेंट कितना मिला, R1 प्लस R2, आर है आर इक्वलेंट कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला याद हो गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला याद हो गया। ठीक, चलिए अब आते हैं, सीरीज पढ़ लिया, पैरेलल पढ़ लिया, अब आता है मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में क्या होता है, मल्टीपल सीरीज एंड पैरेलल एक साथ कर देते हैं। जरा देखिए,
डराना नहीं, बहुत आसान है। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एन सेल, nth सेल मतलब यहाँ पे m टोटल नंबर ऑफ रोज हैं, m नंबर ऑफ क्या है, रो, मतलब टोटल 1 2 3 करते करते कितने m रो हैं, और ईच रो में कितने नंबर ऑफ सेल हैं, n सेल है, ठीक है, क्लियर है। तो ये सारे के सारे n आइडेंटिकल सेल जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आ रहा है, सबके सब सीरीज में कनेक्टेड हैं, और उसके बाद ये सब फिर किस में कनेक्टेड है, पैरेलली कनेक्टेड है। तो चलिए पहले सीरीज को सिंप्लीफाई अगर मैंने किया तो ई n टाइम्स मिलकर कितना आ जाएगा, NE, और R मिलकर सीरीज में कितना आ जाएगा, NR। तो आपका इसका इक्विवेलेंट बनेगा कितना, NE और NR। उसी तरह जितने रो हैं सब में वैसे ही बनेगा, ठीक। और टोटल नंबर ऑफ रो कितने हैं, m रो हैं, ठीक। अब ये सब के सब आपस में किस में, पैरेलल में। तो पैरेलल में तो अब सिंपल इसका कुछ इक्विवेलेंट तो होगा ना, इसका इक्विवेलेंट कुछ होगा, इसका R इक्विवेलेंट कुछ होगा, और ये सब क्या है आपस में, मान लो सेम रेजिस्टेंस R है और ये सब मिलके करंट I दे रहा है, ठीक। सिंपल इसका कुछ इक्विवेलेंट होगा, इक्विवेलेंट, और कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, R इक्विवेलेंट मैंने बोल दिया। अब जरा ध्यान से देखिए, ये सब के सब किस में, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। अब मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर में अगर ईच रेजिस्टर सेम है, मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में सारे के सारे रेजिस्टर सेम है, और टोटल नंबर ऑफ रेजिस्टर मान लीजिए x है, तो आपका नेट रेजिस्टेंस हो जाता है R बाई एक्स। एक्स टर्म मैंने इसलिए नाम लिया क्योंकि यहाँ पे मैंने n और m पहले से यूज कर लिया है। जैसे एग्जांपल के तौर पे 4 रेजिस्टर हैं, सबका 3 ओम है, तो 3/4 मतलब 3/4 ओम आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा। उसी तरह ईच रजिस्टर की यूनिट कितनी, NR, और टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर कितने, 1 2 3 करते करते कितने m रजिस्टर हैं, तो टोटल इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, NR/m। बस वही मैंने लिख दिया, इक्विवेलेंट R इक्विवेलेंट डायरेक्ट आया कितना, NR/m। ओके, अब सेम ही फॉर्मूला लगाते हैं, E इक्विवेलेंट बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस E3/R3 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे E और ER सब सेम है, तो E/R कितने m टाइम्स, तो कितना हो जाएगा ये, जब m टाइम्स है तो 1 2 3 अप टू m टाइम्स, तो कितना हो जाएगा, ME/R। तो E इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, ME/R, ठीक। अब इस R इक्विवेलेंट को अगर मैं इधर भेज दूं, तो इधर भेज दूंगा तो इस R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी, NR/m। तो n से, ध्यान से सुनिए, R से R कट गया, m से m कट गया, तो E इक्विवेलेंट कितना है, NE। E इक्विवेलेंट कितना आया, NE। E इक्विवेलेंट कितना आया, NE, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब फिर से ध्यान से सुनिए, अगर क्या कहा मैंने, अगर ये NE की वैल्यू नहीं, मैंने अगर इसको सिंपल E भी या V भी बोला होता, ध्यान सुनिएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या कहा मैंने, अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप कुछ भी इनफाइनाइट रेजिस्टर, इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन ऑफ सेल कर दो जिसमें सबका इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम हो और अब सबका पोटेंशियल भी सेम हो, तो उसका इक्विवेलेंट EMF जो आता है वो हमेशा ईच सेल के बराबर आता है। क्या कहा मैंने, सपोज अगर मैंने कहा 10 10 10 10 10 10 के इनफाइनाइट भी पैरेलल कॉम्बिनेशन और सबका इंटरनल रेजिस्टेंस अगर सेम है, तो उसका जो इक्विवेलेंट आएगा वो 10 ही आएगा, ठीक है। कहने का मतलब 10 मतलब यहाँ पे नाम मैंने NE दिया तो NE आ गया, क्लियर है। ये प्रॉपर्टी होती है, याद रखिएगा। आइडेंटिकल सेल जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम हो, अगर सबको मैं चाहे इनफाइनाइट, चाहे 1 चाहे 2 चाहे 3 चाहे 4 चाहे 10 या चाहे 50 में सबको पैरेलली कनेक्ट कर दो, तो उसका इक्विवेलेंट कितने के बराबर आता है, 1 के बराबर। 1 के मतलब ईच ऑफ देम किसी को उठा लो उसके बराबर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे सबका इक्विवेलेंट कितना, NE, तो उसका इक्विवेलेंट भी कितना है, NE ही आया, ठीक है। एक सेल का कितना था, NE, तो आपका इक्विवेलेंट भी कितना है, NE। याद रखिएगा प्रॉपर्टी, फ्यूचर में तुरंत यूज होता है। ये सब जो मैं बातचीत करता हूँ एक्चुअल में ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। सिंपल, आई नेट करंट का E इक्विवेलेंट बाय R प्लस RE, सिंपल। जरा देखिए ये क्या है, यहाँ से I कितना आएगा, EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, ये दोनों सीरीज में, तो सिंपल I कितना आ जाएगा, E इक्विवेलेंट बाय R प्लस RE, ठीक। अब E इक्विवेलेंट कितना, NE, R है, और R इक्विवेलेंट कितना, NR/m। कोई दिक्कत, इस चीज़ को मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया तो मेरा आंसर आ गया M ऊपर, तो M इंटू N इंटू E अपॉन MR प्लस NR, ठीक। अब जरा देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ मुझे आपको दिखाना था, जब मैंने लेक्चर 1 में प्रॉपर्टीज ऑफ सेल में मैंने एक मैक्सिमम पावर थ्योरम बोला था, ठीक है। उसका मैंने बोला था प्रूफ में बताऊंगा आपको, प्रूफ उसका यहाँ पे देखिए जरा, ठीक। बहुत सारे प्रूफ हैं, तो उसमें से एक प्रूफ ये भी है, देखिए। जैसे A प्लस बी होता है, यहाँ पे कुछ मैं चेंजेस करूंगा इसलिए मैंने ये प्रॉपर्टी लिखी है। अगर A प्लस बी को मैं लिख सकता हूँ रूट A माइनस रूट बी का होल स्क्वायर प्लस 2 रूट AB, ये प्रॉपर्टी होती है। आप AB को इस तरह से लिख सकते हैं, करके देख लीजिए। A यहाँ पे आ जाएगा रूट A का स्क्वायर मतलब A, रूट B का स्क्वायर मतलब B, तो A प्लस बी फिर माइनस 2 रूट AB और यहाँ प्लस 2 रूट AB, तो कट के फिर AB बचेगा कि नहीं, ठीक है। तो इसी प्रॉपर्टी को मैंने यहाँ पे किया, यहाँ मेरा A है यहाँ B है, तो इस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ रूट MR माइनस रूट NR का होल स्क्वायर प्लस रूट NR इंटू MR, जो भी है, ठीक है, लिख सकते हैं। अब जरा देखिए, यहां तक कोई दिक्कत, उम्मीद करता हूं ना हो। अब जरा देखिए, अगर मैंने कहा फॉर I मैक्स, अगर मुझे मैक्सिमम करंट चाहिए, मुझे
करंट क्या चाहिए, मुझे करंट मैक्सिमम चाहिए। तो करंट मैक्सिमम होने के लिए आपका डिनोमिनेटर को मिनिमम होना पड़ेगा। ऑब्वियस है, कोई भी आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है तो अगर डिनोमिनेटर जितना ज़्यादा आपका नेट उतना कम और ये जितना ज़्यादा मतलब डिनोमिनेटर उतना कम, तो डिनोमिनेटर मिनिमम होने के लिए अब ज़रा ध्यान से देखिए, ये चीज़ तो फिक्स है। अब इस क्वांटिटी, ये क्वांटिटी मिनिमम कब होगी, जब ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, तो दिस माइनस दिस जीरो आ जाएगा ना। ये बराबर और ए इक्वल टू अगर बी हो गया तो ए माइनस बी जीरो हो जाएगा कि नहीं। तो इसीलिए बोलता है डिनोमिनेटर जीरो होने के लिए, मतलब सॉरी डिनोमिनेटर मिनिमम होने के लिए ये क्वांटिटी को जीरो होना पड़ेगा, क्योंकि एक स्क्वायर क्वांटिटी है। स्क्वायर क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होती है तो जीरो होती है। स्क्वायर है तो ऑब्वियस है मोर देन जीरो ही होगा, जीरो या जीरो से बड़ा ही होगा। तो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू क्या होगी स्क्वायर का, जीरो ही होता है। मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर क्वांटिटी इज जीरो, याद रखना ये बात। तो स्क्वायर क्वांटिटी का मिनिमम पॉसिबल वैल्यू कितना हुआ, जीरो। ठीक, इसीलिए मैंने इसको क्या पुट कर दिया जीरो। अब यहाँ से सॉल्व किया तो मेरा कितना है, रूट जब स्क्वायर कर दो ये इधर जाएगा, तो रूट एन आर स्क्वायर कर दो, एम आर इक्वल टू एन आर आ जाएगा। यहाँ से आर कितना आ जाएगा, एन आर बाई एम। अब जरा ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। यहाँ से मेरा ये आर क्या था, मेरा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। आर मेरा क्या था, आर मेरा क्या था, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे आर की वैल्यू आ गई एन आर बाई एम, और एन आर बाई एम मेरा है क्या, आर इक्वलेंट, जस्ट मैंने डिराइव किया है। आर इक्वलेंट मेरा क्या है, एन आर बाई एम। अब यहाँ से देखिए, जरा देखिए, मैक्सिमम करंट होने के लिए आपको आर इक्वलेंट मतलब नेट इंटरनल रेजिस्टेंस को एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर होना पड़ेगा। और सिंपल पावर होता है आई स्क्वायर आर। पावर क्या होता है, आई स्क्वायर आर। ठीक है, 10th में पढ़ा है, 8th में भी पढ़ा था। पावर क्या होता है, आई स्क्वायर आर। अगर किसी रजिस्टर से करंट आई है तो उसका आई स्क्वायर इंटू आर कर दो, वही पावर जनरेटेड थ्रू दैट रजिस्टर हो जाएगा। ठीक है, अब ऑब्वियस है अगर करंट मैक्सिमम है तो आई स्क्वायर आर भी तो मैक्सिमम होगा, क्योंकि आर फिक्स है तो आई मैक्स स्क्वायर करेंगे तो वो भी तो पूरा ओवरऑल मैक्स हो जाएगा। तो वही कह रहा है मैक्सिमम पावर थ्रू आर इज इक्वल टू आई स्क्वायर मैक्स आर। सिंपल करंट मैक्स है तो सिंपल पावर भी तो मैक्सिमम होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब ये देखिए डबल स्टार मार्क मैंने क्यों किया, क्या लिखा है, फॉर मैक्सिमम पावर जनरेटर। अगर इसी को ऐसे बोलता है फॉर मैक्सिमम करंट थ्रू एन एक्सटर्नल रेजिस्टर, या मैक्सिमम पावर जनरेट थ्रू एन एक्सटर्नल रेजिस्टर। पावर मैक्सिमम बोले चाहे करंट मैक्सिमम बोले, थ्रू एन एक्सटर्नल रेजिस्टर आर टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल टू टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। यही चीज मैक्सिमम पावर थ्योरम में मैंने प्रॉपर्टी 4 प्रॉपर्टीज ऑफ सेल में उसकी 4th प्रॉपर्टी बताई थी, उस पर रिलेटेड न्यूमेरिकल भी मैंने करवाए थे। ठीक है, तो वो उसका प्रूफ ये है, कहाँ से आया, एक्सटर्नल इंटरनल। ठीक है, इसके बहुत सारे प्रूफ है, तो एक सिंपल प्रूफ ये भी है। ओके, दिमाग में घुस गया। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं तो एकदम दिमाग में रखिएगा, और अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने तो आप लेक्चर 1 में चले जाइए, आपको प्रॉपर्टीज ऑफ सेल में दिख जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, न्यूमेरिकल पे आते हैं। क्या बोला है, फाइंड द इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ द गिवन कॉम्बिनेशन बिटवीन ए एंड बी। फाइंड द इक्विवेलेंट ईएमएफ बिटवीन ए एंड बी। ठीक, अब ए एंड बी के बीच में इक्विवेलेंट ईएमएफ चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं। अब जरा देखिए, ये दोनों आपस में किस में, पैरेलल। ये दोनों आपस में किस में, पैरेलल में। ये 2 वोल्ट, ये 2 ओम। अब इसका कुछ इक्विवेलेंट आएगा और इसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस आएगा, ये बी हो जाएगा, ये ए हो जाएगा। इस क्वांटिटी का कुछ इक्विवेलेंट आएगा ना, तो उसको मैंने ऐसे कर दिया। अब जरा देखिए, फिर ये दोनों आपस में किस में हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे। अब जरा देखो, ये दोनों किस में, पैरेलल, तो यहाँ का आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। ठीक ठीक, तो यहाँ से आर की वैल्यू कितनी है, 2 ओम। मैंने क्या कहा था, 6-3 हमेशा मिलता है, 6-3 हमेशा मिलता है। 6-3 मतलब प्रोडक्ट बाई सम, आर इक्विवेलेंट मतलब प्रोडक्ट बाई सम। तो 6-3 का 2, मैंने बोला था ना 6-3 का 2, बार बार बोलता हूँ। अगर 6 और 3 पैरेलल में तो इक्विवेलेंट कितना हो जाता है, 2 ओम। सॉल्व करके देख ले, यही आएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 ओम। अब इन दोनों को कैसे निकालेंगे जरा देखिए, अगर मैं इस पॉइंट को ए बोलूँ, ए नहीं सॉरी समथिंग कुछ भी बोल दूँ, एक्स बोल दूँ, तो एक्स से ये भी पॉजिटिव कनेक्टेड है और इसका भी पॉजिटिव कनेक्टेड है। मतलब ई इक्वलेंट बाई आर, मतलब 2 इज इक्वल टू E1 बाई R1। ईवर मतलब, अब देखिए दोनों का सेम जंक्शन से सेम पॉजिटिव कनेक्टेड, यानी कि प्लस साइन के साथ लिखेंगे। 12/3, इसी चीज़ को मैं बार बार आगे जब रिपीट करूँगा ना क्लियर हो जाएगा, टेंशन वाली बात नहीं है। 12/3 प्लस 6/6 कितना आया, 4 यानी कि ई इक्वलेंट आ गया 10 वोल्ट, तो इसको लिखो तो 10। ठीक, अब जरा देखिए, ये दोनों आपस में किस में, पैरेलल में। तो पैरेलल में तो सिंपल ई इक्वलेंट इसके लिए कितना हो जाएगा, ई इक्वलेंट हो जाएगा कितना, ये दोनों ए से इसका भी पॉजिटिव और इसका भी पॉजिटिव कनेक्ट है, यानी कि 10 + 2 12 वोल्ट, और आर इक्वलेंट कितना जाएगा, दोनों सीरीज में 2 2 4 हो। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई डाउट, गुड, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम ही क्वेश्चन, बस थोड़ा उल्टा है। क्या दे दिया है,
अब जरा देखिए, इसका इक्विवेलेंट अभी भी ये दोनों पैरेलल में है, लेकिन यहाँ पे आर इक्विवेलेंट इन दोनों का कितना आ जाएगा, 2 ओम ही आएगा, 6 3 का 2। लेकिन अब जरा देखिए दोनों में बड़ा कौन है। अब बड़ा छोटा से मुझे कोई मतलब नहीं, मैंने अपने हिसाब से किसी को भी बोल दिया ए जंक्शन को, मैंने बोला ये पॉजिटिव है, मैंने एज्यूम कर लिया। तो आपने जिस जंक्शन को जो एज्यूम किया उसके साथ अगर जो कनेक्टेड है उसको भी तब आपको प्लस साइन के साथ लिखना पड़ेगा, उसके साथ अगर कोई अपोजिट कनेक्टेड है तो माइनस साइन के साथ। जैसे कि अभी मैं फिर बताता हूँ, इस ए जंक्शन को मैंने बोल दिया ये मैंने एज्यूम किया है क्या है, पॉजिटिव है। अब इस पॉजिटिव के साथ जो जो पॉजिटिव कनेक्टेड होंगे उन सबको तुम प्लस साइन के साथ लिखोगे, और इस पॉजिटिव के साथ जो निगेटिव कनेक्टेड होंगे उसको क्या लिखोगे, नेगेटिव साइन के साथ। जरा देखिए, अब मैंने इसको प्लस क्यों कहा, क्योंकि इस जंक्शन पे 6 और 12 में तगड़ा कौन, 12, तो 12 का इस जंक्शन के साथ कौन सा कनेक्टेड है, प्लस, इसलिए मैंने इसको प्लस बोल दिया, मेरा कॉमन सेंस बोलता है। तो यहाँ पे सिंपल ई इक्वलेंट बाई 2 हो जाएगा E1 बाई R1, मतलब 12/6 प्लस -6/3। क्यों -6 मैंने लिखा, क्योंकि अब इसके पॉजिटिव के साथ इसका क्या कनेक्टेड है, नेगेटिव कनेक्टेड है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 2 - 2 यानी कितना आ जाएगा 0। कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0, मतलब ये दोनों मिलके नेट इक्विवेलेंट कुछ नहीं देंगे। ध्यान से सुनिए, ये इन लोग का नेट ईएमएफ भले 0 लेकिन नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो 2 ओम है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 ओम, ये 4 ओम और ये कितना 10 वोल्ट। ध्यान से सुनिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखने बहुत आसान था लेकिन बहुत अच्छा है। इक्विवेलेंट यहाँ से मेरा 0 आ गया, तो इक्विवेलेंट 0 का मतलब मेरा बैटरी का ईएमएफ 0 है ना, तो बैटरी भले ही आप मत बनाइए यहाँ पे, लेकिन उसका कुछ तो इंटरनल रेजिस्टेंस लिखेंगे ना, क्योंकि वो तो था ही। तो आपका नेट ईएमएफ कितना हो जाएगा, नेट इक्विवेलेंट ईएमएफ 10 का 10 वोल्ट, ठीक। और आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 4 2 6 ओम। तो आपके ऑप्शन में 10 और 4 भी लिखा रहेगा, 10 और 2 भी लिखा रहेगा, 10 और 6 भी लिखा रहेगा, ठीक है। तो मैक्सिमम लोग 10 और 4 पे मार देंगे, क्यों, क्योंकि इसको 0 होते ही, ई इक्विवेलेंट को 0 होते ही बच्चा इस पे ध्यान ही नहीं देता कि अरे ये तो खत्म हो गया, लेकिन इसको भी यूज कर रखना है, ठीक है। तो आर इक्विवेलेंट कितना आ गया 6 ओम। ओके गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बापा रे इतना ज़्यादा, चलिए कोई बात नहीं। अब ज़रा देखिए, ये 1 वोल्ट इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम, 2 वोल्ट 1 ओम, 3 वोल्ट 1 ओम, 4 वोल्ट 1 ओम, मतलब कि ये सब इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम दिया हुआ है। अब ज़रा देखिए, मुझे नहीं पता कि क्या है क्या नहीं। अब कॉमन सी बात है, सबसे तगड़ा कौन इसमें, सबसे तगड़ा कौन, 4 का पॉजिटिव किसके साथ कनेक्टेड है, ए के साथ। अब ज़रा देखिए, मैंने एज्यूम किया है, मैंने क्या एज्यूम किया वो देखो, मैंने कहा कि ए के साथ इक्विवेलेंट का इसका आर इक्विवेलेंट और इसका ई इक्विवेलेंट। अब यहाँ पे मैं सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा आपके। मैंने अपने से एज्यूम किया, देखो इक्विवेलेंट मेरा निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी आ सकता है, इक्विवेलेंट मेरा निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी आ सकता है, तो वो आएगा तो होता ना कि क्या करेंगे सर, तो कुछ नहीं करेंगे। आप किसी भी एक टर्मिनल को अपने हिसाब से बोल दीजिए कि उसके साथ मेरा इक्विवेलेंट का पॉजिटिव जुड़ा हुआ है, ठीक, उसके साथ मेरा इक्विवेलेंट का क्या जुड़ा हुआ है, पॉजिटिव। अब जरा ध्यान से दोगे, इसको मत ध्यान दीजिए, मैंने एक अपने से एज्यूम्ड इक्विवेलेंट इसका ऐसा बना दिया। अब इस एज्यूम्ड इक्विवेलेंट में इसका पॉजिटिव टर्मिनल किसके साथ जुड़ा हुआ है, ए के साथ जुड़ा हुआ है ना, यानी कि इस डायग्राम में ए के साथ जिसके जिसके पॉजिटिव टर्मिनल जुड़े होंगे उसको मैं प्लस साइन के साथ लिख दूंगा, और जो जिसका निगेटिव जुड़ा होगा उसको मैं निगेटिव के साथ लिख दूंगा, बस वही करना है। ई इक्विवेलेंट बाई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 बाई R1। इसका प्लस जुड़ा है, इसका भी प्लस जुड़ा है, इसका माइनस और इसका प्लस, तो सिंपल 1/1 प्लस 2/1 प्लस -3/1। माइनस क्यों, क्योंकि इसका निगेटिव इसके पॉजिटिव से जुड़ा है। इसका पॉजिटिव क्यों, क्योंकि मैंने एज्यूम किया कि मेरा इक्विवेलेंट कुछ ऐसा बनेगा, और मेरे इक्विवेलेंट का पॉजिटिव टर्मिनल ए के साथ जुड़ा हुआ है, मतलब ए इज पॉजिटिव, ठीक है। तो मेरे एजम्पशन में ए क्या है, पॉजिटिव, और पॉजिटिव के साथ अगर पॉजिटिव जुड़ा तो उसको प्लस साइन, अगर निगेटिव जुड़ा तो माइनस साइन, +4/1। अब जब सॉल्व करेंगे, अच्छा 1 1 1 1 चारों के चारों किसमें पैरेलल में, तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 1/4। अभी जैसे बोला ना पैरेलल कॉम्बिनेशन का होता है, सेम है तो R/N होता है, तो R इज 1 1 1 और टोटल नंबर 1 2 3 4, तो 1/4 ओम, ठीक। तो आर इक्विवेलेंट कितना जाएगा 1/4 ओम, यानी कि ई इक्विवेलेंट मेरा मिलेगा, ई इक्विवेलेंट मेरा मिल जाएगा 1 + 2 -3 + 4 इंटू 1/4, ये इधर चला जाएगा, तो ये पूरा कट गया, यानी इक्विवेलेंट आ जाएगा 1 वोल्ट, यानी आपका। अब देखिए इक्विवेलेंट मेरा +1 वोल्ट आया, +1 वोल्ट आया, इसका मतलब अगर प्लस साइन के साथ है, मतलब आपका एजम्पशन आपने जो एज्यूम किया था कि ये टर्मिनल पॉजिटिव होगा और ये सही में पॉजिटिव है। अगर यही मेरा सपोज माइनस आ जाता, क्या आ जाता माइनस, तो मतलब आपका ये जो एजम्पशन था उलट जाता, बस ये माइनस इधर आ जाता। मेरी बात समझे, आपके एजम्पशन के हिसाब से अगर आपका इक्विवेलेंट पॉजिटिव आ गया, मतलब ये एजम्पशन बिल्कुल करेक्ट है, ए इज पॉजिटिव बी इज निगेटिव। अगर ये निगेटिव आया तो बस उसको उल्टा कर दीजिए,
ए इज निगेटिव एंड बी इज पॉजिटिव, मतलब ये पॉजिटिव टर्मिनल बी से अब कनेक्ट हो जाएगा और निगेटिव वाला इससे कनेक्ट हो जाएगा। कब? जब ये -1 आता। ओके, होप सो क्लियर हो गया होगा इतने देर में कैसे क्या करना है। चलिए ओके, नेक्स्ट देखते हैं कुछ। हाँ, कुछ नोट मैंने लिखा, क्या लिखा है, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग कंडीशन। मान लिया आपके सामने कोई सेल है, उसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक, उस इंटरनल रेजिस्टेंस तो सबका सेल होता है, ठीक है, अगर उस सेल का पॉजिटिव टर्मिनल से करंट अवे जा रहा है, ये फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था मैंने, अवे जा रहा है तो इसको बोलते हैं डिस्चार्जिंग कंडीशन, अगर टूवर्ड्स जा रहा है तो इसको बोलते हैं चार्जिंग कंडीशन, ठीक है, कोई दिक्कत। अब जरा देखिए इफेक्टिव ईएमएफ। इफेक्टिव ईएमएफ मतलब अगर मैं इस पूरे को एक कंटेनर के अंदर भर दूं, इंटरनल रेजिस्टेंस को मैं मान लूँ कि सेल के अंदर ही है, तो अगर मैं बोलूँगा नेट करंट बाहर कितना देगा, तो उसके लिए इफेक्टिव ईएमएफ हो जाता है V माइनस आई आर। डिस्चार्जिंग कंडीशन में V इज द पोटेंशियल ऑफ सेल, तो इफेक्टिव ईएमएफ हो जाता है V माइनस आई आर डिस्चार्जिंग में, और चार्जिंग में होता है V प्लस आई आर, ठीक है। अब सिंपल इफेक्टिव ईएमएफ होता है मतलब पोटेंशियल अक्रॉस AB। इफेक्टिव ईएमएफ मतलब कि इसके दोनों टर्मिनल के एंड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वहीं इसका इफेक्टिव ईएमएफ होगा। और इस चीज़ को आप ओम्स लॉ से भी लिख सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक मूव कर जाइए, मूव करिए, देखिए VA पॉजिटिव से नेगेटिव माइनस आई आर प्लस आई आर। अब करंट इधर है तो आप इसके अपोजिट जाएंगे तो प्लस आई आर लिखेंगे ना। कहाँ पहुँच गए VB, तो VA माइनस VB कितना, V माइनस आई आर, और VA माइनस VB ही क्या बोला मैंने, इफेक्टिव ईएमएफ। इफेक्टिव ईएमएफ मतलब कि ये अगर इस पूरे बड़े को मैं एक सेल मानूं तो सेल के दोनों टर्मिनल के क्रॉस ही जो नेट ईएमएफ होगा वहीं तो आपका इफेक्टिव ईएमएफ होगा, और इफेक्टिव ईएमएफ कितना, V माइनस आई आर। तो बस ये याद करने के लिए याद रखिए, डिसचार्जिंग कंडीशन में V माइनस आई आर होता है, चार्जिंग कंडीशन में V प्लस आई आर होता है, ठीक है, V प्लस आई आर। ओके, इसका यूज आ भी सकता नहीं भी आ सकता, मतलब मुझे बताना था, मैंने कुछ बता दिया है, ठीक। अब जरा देखिए, सपोज आपके सामने ये क्वेश्चन है, सेम ये क्वेश्चन मैंने लेक्चर 2 में डिस्कस किया था, और इसी चीज को मैंने कैसे सॉल्व किया था, किरचॉफ्स लॉ एंड ओम्स लॉ से। अब यहाँ पे मैं किरचॉफ्स लॉ एंड ओम्स लॉ से सॉल्व नहीं करूंगा, मैं कुछ दूसरे तरीके से सॉल्व करूंगा। क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ I1 I2 एंड I, फाइंड द वैल्यू ऑफ I1 I2 एंड I, फाइंड द वैल्यू ऑफ I1 I2 एंड I। अब जरा देखिए, जरा देखिए बच्चा क्या करता है, ये क्वेश्चन अगर उसको नहीं पता है, होता ना, हम पूरा सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन होगा, हमको यही नहीं पता कि इसका यूज कब करेंगे, ये सब क्या सर, ये सब क्या पढ़ें, इसका यूज कब हम करेंगे, तो इसका यूज अब आ रहा है। अब जरा देखिए कैसे यूज करते हैं। किसी भी सेल में, किसी भी सर्किट में अगर आप मोर देन वन सेल दिख जाए और आपको कुछ लगे कि नहीं पैरेलल वैरेलल हो सकता है, तो आप एक बार जरूर ट्राई करिएगा सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। ओके, अब जरा देखिए क्या है, मैंने कहा I1 I2 I निकाले, तो इसको आप ओम्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ से आराम से निकाल सकते हैं, लेकिन आपको मैं दूसरा तरीका दूंगा। कैसे दूसरा तरीका, जरा देखिए, इस स्ट्रक्चर को मैं थोड़ा सा ऐसे रोटेट कर दूं, इसको ऊपर इसको नीचे भेज सकते हैं, और इसको जब घुमा कर रोटेट करेंगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक। अब जरा देखिए ये 20, अब देखिए ये दोनों को मैं इसको थोड़ा खिसका के इधर नहीं बना सकता क्या, अरे ये दोनों थोड़ा ऐसे हैं तो इसको मैंने ऊपर बना दिया, ये दोनों टेढ़े हैं उसको मैंने ऐसे नीचे बना दिया, मेरी मर्जी। अच्छा, एक और चीज़, प्रॉपर्टीज ऑफ सेल में मैंने क्या कहा था, ये 2 ओम रजिस्टर देखिए, ये इसके इधर है, मैंने इसके इस साइड बना दिया, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई रजिस्टर किसी भी सेल के डायरेक्टली कनेक्टेड है किसी भी टर्मिनल से, तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, उस इंटरनल रेजिस्टेंस को आप इधर इधर कहीं भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे इसके 2 ओम इधर था, तो बोलोगे सर आप तो इसके पीछे बना दिए, नहीं, आप इसको कहीं भी शिफ्ट कर सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये बात याद रखिएगा मेरी, ये सब छोटी चीज़ को नहीं बताता है। अब देखिए, आपको नहीं समझ में आ रहा, अब जरा देखिए, आपके कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में आपको पता था कि सबका सेल का ईएमएफ होना चाहिए और इंटरनल रेजिस्टेंस R होना चाहिए। यहाँ पे तो कोई सेल आपको दिख नहीं रहा है, तो सिंपल इस 2 को मैंने क्या मान लिया, एक्सटर्नल रेजिस्टर। क्या मान लिया, एक्सटर्नल रेजिस्टर। ये दोनों किसमें, पैरेलल में, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में मैंने कहा ए से इसका भी पॉजिटिव कनेक्ट है, तो इक्विवेलेंट आप निकाल सकते हैं सिंपल। इस 2 ओम को मैंने अगर मैं बोला ये एक्सटर्नल है, क्या है, एक्सटर्नल, तो इन दोनों का कुछ इक्विवेलेंट होगा, मैंने मान लिया कुछ इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, सिंपल R इक्विवेलेंट कितने जगह, 2 ओम का 1 ओम हो जाएगा, ठीक। और E इक्विवेलेंट बाय R इक्विवेलेंट इक्वल टू E बाय 1 प्लस E2 बाय 2 से E इक्विवेलेंट मेरा आ गया 15 वोल्ट। कितना आ गया, 15 वोल्ट। अब देखिए यहाँ से नेट करंट I कितना हो जाएगा, नेट ईएमएफ बाई टोटल रेजिस्टेंस, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, ईएमएफ इज 15 अपॉन 2 + 1, दिस इज 2 और दिस इज 1 आया, तो आपका 5 एम्पियर तुरंत आ गया। ये मुझे बताने में टाइम लगा, आप तुरंत करेंगे तो आपका डायरेक्ट I की वैल्यू कितनी आ जाएगी, I की वैल्यू कितनी आ गई, 5 एम्पियर। यहाँ पे आपको डायरेक्ट मिला I = 5 एम्पियर। वैसे क्या करते, एक बार इसमें घूमते, एक बार इसमें घूमते और एक बार बड़े में घूमते, या I = I1 + I2 एक इक्वेशन मिलता, दूसरा एक बार इसमें घूमते एक बार इसमें घूमते, सॉल्व करते, आंसर आता। तो ये सिंपल था इसलिए तुरंत आ भी जाता, दोनों से बराबर टाइम लगेगा, लेकिन मुझे एप्लीकेशन सिखाना था इसलिए मैंने यहाँ पर एप्लीकेशन सिखाया। अब बोलेगा I1 I2 निकालिए, तो I1 I2 निकालने का देखिए आसान तरीका,
इधर देखिए ज़रा, ये देखिए ये दोनों ए बी के क्रॉस, मतलब इस अगर मैं इन दोनों को एक सेल कंबाइंड मान लूँ और करंट इससे अभी भी ऐसे ही जा रहा है, तो ये ए बी के क्रॉस जुड़ा हुआ है, तो सेम ए बी चीज़ डिस्चार्जिंग कंडीशन वाला मैंने बताया था ना, करंट अगर निकल रहा हो तो इफेक्टिव ईएमएफ कितना होता है, वी माइनस आई आर, वी माइनस आई आर। तो अगर इससे करंट 2 एम्पियर से अगर I2 निकल रहा है, इससे कितना करंट निकल रहा है I2, और इससे कितना करंट निकल रहा है I1, जैसे यहाँ पे दिख रहा है ना, इस 20 से I2 निकला, इस 10 ओम से I1 निकला, तो 10 से I1 निकाला मैंने, 20 से I2 निकाला। अब सेम ये चीज़ देखिए ज़रा, ऊपर वाली प्रॉपर्टी ये वाली, ठीक, दोनों टर्मिनल के क्रॉस नेट पोटेंशियल डिफरेंस कितना, वी माइनस आई आर डिस्चार्जिंग कंडीशन में, तो यहाँ भी तो करंट इसके पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहा है, तो ये भी डिस्चार्जिंग कंडीशन है, तो इफेक्टिव ईएमएफ कितना हो जाएगा, इसके लिए इफेक्टिव ईएमएफ कितना हो जाएगा, वी ए माइनस वी बी, वी माइनस I2 इंटू टू, I2 इंटू टू, ठीक, लिख सकते हैं ना, समझिए ध्यान से समझिएगा। अब देखिए उसी के लिए तो वी ए माइनस वी बी क्या, वी माइनस आई आर डिस्चार्जिंग कंडीशन में मेरा वी ए माइनस वी बी कितना है, वी ए माइनस वी बी आई आपको पता चल गया ना 5 एम्पियर, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा 5 इंटू 2 10 वोल्ट, इसलिए वी ए माइनस वी बी मेरा कितना है 10 वोल्ट, इसका वी दिया हुआ है 20, इसका वी दिया हुआ है 20, तो यहाँ मैंने 20 लिखा, माइनस I2 इंटू 2, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना 2, तो करंट है I2, तो इसमें मिलेगा I2 इंटू 2, यहाँ से I2 को सॉल्व किया तो मेरा कितना आ गया 2 एम्पियर। उसी तरह जब नीचे वाले के लिए सॉल्व किया तो I1 मेरा आ गया 0, I1 मेरा आ गया 0, ठीक है, ओके। स्क्रीन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, कोई बात नहीं, समझ लीजिएगा देख के, ओके, बस I1 I2 निकालना सीख गया। चलिए आगे देखते हैं। करंट इन R2 वुड बी 0 इफ, बोला इस R2 में करंट 0 कब होगा, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, मोर देन 1 भी करेक्ट हो सकता है, तो ज़रा चेक करते हैं। अब तो सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन आप पढ़ ही चुके हैं, तो कोई टेंशन नहीं, डायरेक्ट अप्लाई कर दो। ये R2 है, इसका R इक्वलेंट हो गया, और ये कितना हो जाएगा E इक्वलेंट, ठीक है, इसी पैरेलल कॉम्बिनेशन था। ये देखिए ज़रा ना, इसके क्रॉस ये और ये कनेक्टेड है, इसको अगर मैंने प्लस माना है, सॉरी इसको मैंने क्या मान लिया है, सपोज प्लस मान लिया है, तो ये V2 का पॉजिटिव है, इसका निगेटिव, मतलब E इक्वलेंट बाई R इक्वलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V2 बाई R3 माइनस V1 बाई R1। क्यों, अगर इस पॉइंट को मैंने पॉजिटिव मान लिया तो इस पॉजिटिव के साथ कौन कौन पॉजिटिव, ये पॉजिटिव कनेक्टेड है इसलिए मैंने प्लस लिखा V2 बाई R3, और इसके साथ ही कौन सा माइनस कनेक्टेड है इसलिए इसको माइनस V1 बाई R1 लिखा है मैंने, ठीक है। अब जरा देखिए बोल क्या रहा है, R2 के थ्रू नेट करंट कितना है 0, तो नेट करंट 0 होने के लिए EMF को भी क्या होना पड़ेगा 0, और 0 कब होगा, जब ये 0 होगा, तो आपको क्या इक्वेशन मिला, V2 बाई R3 मस्ट बी इक्वल टू V1 बाई R1। कोई दिक्कत, मेरी बात समझे, क्या बोल रहा है आपके क्वेश्चन में ही क्या बोल दिया है कि R के थ्रू नेट करंट 0 है, और नेट करंट 0 कब पॉसिबल है, रेजिस्टर्स तो कभी 0 हो नहीं सकता, तो नेट करंट कब 0 होगा, जब E 0 होगा, और E कब 0 होगा, जब सिंपल ये 0 होगा, मतलब ये ओवरऑल 0, ये 0, तो मतलब आपको ये रिलेशन मिल गया। अब ऑप्शन चेक करते हैं, जरा देखिए क्या रिलेशन मिला, V2 बाई R3 इज इक्वल टू V1 बाई R1। अब जरा देखिए V1 इक्वल टू V2, अगर मैंने V1 इक्वल टू V2 कर दिया तो ऑब्वियस है R1 इक्वल टू R3 हो जाएगा। अच्छा एक और बात यहाँ पे देखिए, R2 कुछ भी हो, R2 कुछ भी हो, अगर E 0 हो गया तो R2 से करंट जाना ही जाना नहीं, मतलब कहने का मतलब है I का 0 होना, इस I का 0 होना इज इंडिपेंडेंट ऑफ वैल्यू ऑफ R2। क्यों, क्योंकि I2 0 होगा, मतलब कि सिंपल सी बात है जब E इक्वलेंट 0 होगा, और E इक्वलेंट 0 होगा जब ये 0 होगा, मेरी बात समझ गए। तो R2 कुछ भी हो, अगर करंट को 0 होना होगा तो वो सिर्फ इन दोनों पर डिपेंड करेगा, इन दोनों पर डिपेंड करेगा, वो इस पर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। तो R2 की वैल्यू कुछ भी रख दो, कोई टेंशन वाली बात नहीं, मुझे सिर्फ R1 और R3 से मतलब है। तो बोल क्या आ रहा है, पहला इसमें देखिए, अगर V1 इक्वल टू V2 है, तो V1 अगर V2 तो सिंपल R1 इक्वल टू R3 हो जाएगा। तो बोला V1 इक्वल टू V2 देन R1 इक्वल टू R3 इक्वल टू R2, मैंने क्या कहा R2 कुछ भी हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो अगर इन दोनों के बराबर भी हो तो अब क्या दिक्कत है, तो मतलब ये ऑप्शन करेक्ट है। सेकंड क्या बोल रहा है, V1 इक्वल टू V2, V1 इक्वल टू R1 इक्वल टू R3, ठीक है, R2 कुछ भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बेवकूफ़ बनाने के लिए दिया था, ठीक। थर्ड ऑप्शन क्या है, V1 इक्वल टू 2V2, V1 इक्वल टू 2V2, जैसे ऐसे देखते हैं V2 बाई V1 इज इक्वल टू R3 बाई R1, ठीक। अब जरा देखिए क्या बोला है, V1 इज इक्वल टू 2V2, V2 बाई V1 यहाँ से कितना आ जाएगा था 1/2, 1/2 इज इक्वल टू R3 बाई R1। इसी इक्वेशन से V2 बाई V1 कितना आ जाएगा 1/2, यानी यहाँ से मिलेगा R1 इज इक्वल टू 2R3, R1 इज इक्वल टू 2R3।
R1 इज इक्वल टू 2R3, R1 इज इक्वल टू 2R3, लेकिन यहाँ पे कह दिया 2R1 इज इक्वल टू R3, मतलब ये गलत है, ठीक। हाँ, यहाँ दिया 2V1 इज इक्वल टू V2, 2V1 इज इक्वल टू V2, यहाँ से क्या मिला 2V1 इज इक्वल टू V2, तो V2 को जगह मैं 2V1 लिख सकता हूँ, तो 2V1 बाई R3 इज इक्वल टू V1 बाई R1, V1 कट गया, यहाँ से क्या मिला 2R1 इज इक्वल टू R3, ठीक, और 2R1 इज इक्वल टू R3, R2 कुछ भी रहे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, R2 R1 इज इक्वल टू R3, हाँ ठीक है, तो डी ऑप्शन भी क्या है, करेक्ट है। जो बच्चे समझना चाहते समझ गए होंगे, जो बच्चे नहीं भी समझना चाहते हैं वो भी समझना पड़ेगा, पॉज करके फिर से पीछे जाके फिर से देख लीजिएगा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वीडियो तो लंबा हो गया लेकिन कोई बात नहीं, जरा देखिए क्या बोला है। टू सोर्सेज ऑफ करंट ऑफ इक्वल ईएमएफ आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड हैव डिफरेंट इंटरनल रेजिस्टर्स R1 एंड R2, गिवन R2 इज ग्रेटर देन R1, find the external resistance R at which potential across the terminals of one of the sources become equal to 0। क्या बोला अंग्रेजी मुझे कुछ नहीं समझ में आया, आपको भी नहीं आया होगा, मैं हिंदी में बताता हूँ क्या बोला है। दो सोर्सेज ऑफ करंट हैं, सोर्सेज ऑफ करंट मतलब कि दो सेल हैं जो कि करंट प्रोड्यूस करते हैं, ऑफ इक्वल ईएमएफ, जो कि इक्वल ईएमएफ है और सीरीज में कनेक्टेड है, लेकिन उनका इंटरनल रेजिस्टेंस अलग अलग है R1 R2, जिसमें R2 R1 से बड़ा है, ठीक। अब बोला है उसके क्रॉस मैंने एक एक्सटर्नल रेजिस्टर R जोड़ा है, जिसके कारण R जोड़ने की वजह से वन ऑफ द पोटेंशियल अक्रॉस टर्मिनल ऑफ सोर्सेज बिकम 0, वन ऑफ द टर्मिनल कितना हो जाएगा 0। सिंपल क्या बोल रहा है, अब जरा देखिए, जरा बोला है कि दो सेल हैं जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 R2 है, जिनका ईएमएफ सेम है, वो ईएमएफ कुछ भी हो सकता है V 2V जो भी बोलिए, ठीक है, क्लियर है। अब बोल क्या रहा है, उन दोनों के क्रॉस मैंने एक एक्सटर्नल रेजिस्टर कैपिटल R जोड़ दिया है, जिसके कारण उन दोनों में किसी एक के क्रॉस नेट पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया है। तो बताइए क्या R की वैल्यू, ठीक, क्लियर है। अब एक बच्चा बोलेगा सर क्वेश्चन तो बहुत आसान है, एक रेजिस्टर R है, मैंने क्या किया, इसका V, इसका इंटर रेजिस्टेंस R1, इसके साथ मैंने एक जोड़ दिया R2, ये V, ठीक। एक बुद्धिमान बच्चा क्या बोलेगा, सर ऐसे आपने क्यों लिखा, इसको पलट के भी तो लिख सकते थे। मैंने कहा मैं अगर पलट के लिख देता तो ये दोनों नेट इक्वलेंट होता है क्या, E1 प्लस E2। अब मैं अगर पलट के लिखता तो माइनस E2 हो जाता और दोनों V सेम है, तो V माइनस V कितना हो जाता 0, मतलब इससे करंट फ्लो ही नहीं करता। जब करंट ही फ्लो नहीं करता तो मेरा सर्किट बनाने का क्या फ़ायदा, इसलिए मुझे ऐसा बनाना पड़ा, ठीक है। एक डाउट क्लियर। अब दूसरा डाउट क्या बोल रहा है कि इस R के जुड़ने की वजह से क्या हुआ है कि किसी के क्रॉस किसी इन दोनों सेल, चाहे इसको मैंने 1 बोल दिया, इसको मैंने 2 बोल दिया, 1 या 2 के क्रॉस किसी एक क्रॉस नेट पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया, ठीक। अब जरा देखिए, ध्यान से देखिएगा, इन दोनों में सबसे पहला है कि किसके क्रॉस 0 होगा, हमें तो पता नहीं किसके क्रॉस 0। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखिए, अगर मैंने आपसे कहा इस 2 के क्रॉस नेट आपका पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा, मतलब ध्यान से सुनिए, ये दोनों केस ऑफ डिस्चार्जिंग है, ठीक। इसका इफेक्टिव ईएमएफ, ई इफेक्टिव ईएमएफ इसका कितना हो जाएगा V माइनस IR1, इसका इफेक्टिव ईएमएफ कितना हो जाएगा V माइनस IR2, इसको बोल दिया मैंने E1, इसको बोल दिया E2, ठीक। सॉरी, इस वाले का मैं अगर इफेक्टिव ईएमएफ बोलूँ कितना हो जाए, अब समझे प्रॉपर्टीज वाले मैंने इफेक्टिव ईएमएफ क्यों यूज़ किया है। इसका नेट इफेक्टिव ईएमएफ दोनों डिस्चार्जिंग कंडीशन है, तो नेट इफेक्टिव ईएमएफ का V माइनस R1, इसका क्या हो जाएगा V माइनस R2। अब बोला है दोनों में कौन 0 होगा, अब ऑब्वियस याद रखिए दोनों के लिए I भी सेम है, दोनों के लिए V भी सेम है, तो पहले 0 कौन होगा, जिसका R2, जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। सिंपल, जब दोनों के लिए ये दोनों सेम है, तो पहले 0 कौन होगा, जिसका R ज़्यादा होगा, जिसका R ज़्यादा वहीं 0 होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है ना। सिंपल, मेरी बात समझ गए ना। तो जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा वो पहले 0 हो जाएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा लॉस में जाएगा ना, IR उतना ही ज़्यादा होगा, तो उतना ज़्यादा मतलब लॉस उतना ही ज़्यादा। इसीलिए यहाँ सबसे दोनों में अगर मैं बोलूँ पहले 0 कौन हो जाएगा, तो आप बोलेंगे E2, क्या हो जाएगा E2 0। बस कुछ नहीं करना, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। V माइनस IR2 मस्ट बी इक्वल टू 0, आपको ये चीज़ पुट कर देना आपके क्या कहते हैं, कोई भी न्यूमेरिकल। अब न्यूमेरिकल क्या है, सिंपल, यहाँ पे नेट करंट की वैल्यू कितनी जाएगी, नेट करंट अगर मैं बोलूँगा तो हो जाएगा नेट ईएमएफ, तो नेट ईएमएफ क्या हो जाएगा V प्लस V 2V, दोनों सीरीज में है ना, तो 2V हो जाएगा अपॉन नेट रेजिस्टेंस R प्लस R1 प्लस R2, ये आपका क्या हो जाएगा करंट। ओके, विदाउट। अब जरा देखिए,
इसी i को यहाँ पे मैं पुट कर दूँ, अगर मैं पुट कर दिया मैंने तो क्या आ जाएगा v माइनस आई, आई की जगह मैंने R2 इक्वल टू 0। ये समझ गए ना क्यों मैंने इसको 0 पुट किया, क्यों? क्योंकि दोनों में किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा, R1 R2। अगर R2 ज़्यादा तो ऑब्वियस है सबसे पहले ये E2 ही 0 हो जाएगा। दोनों में पहले किसके क्रॉस पोटेंशियल 0 होगा, इसके क्रॉस पोटेंशियल 0 होगा। अब 0 होगा तो बस मैंने इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके क्या लिखा, v माइनस आई, आई की जगह क्या लिख दिया 2v अपॉन R प्लस R1 प्लस R2 इंटू R2 मस्ट बी इक्वल टू 0। v भी कॉमन लेके हट गया इधर, तो इधर चला जाएगा, दैट इम्प्लॉइज 2 अपॉन R प्लस R1 प्लस R2 मस्ट बी इक्वल टू 1। तो यहाँ से R की वैल्यू आ जाएगी, R की वैल्यू आ जाएगी सॉरी 2R2, R की वैल्यू आ जाएगी R2 माइनस R1। ठीक है, ये आंसर है, याद रखिएगा। ओके, जो बच्चे ये एक्चुअल में देखिए ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक है, ये थोड़ा एडवांस वाले बच्चे के लिए था, नीट वालों के लिए नहीं था। आप थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे, क्वेश्चन समझ जाएंगे। बार बार पीछे जा जाके देखिएगा मैं क्या क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, लेक्चर ज़्यादा लंबा हो रहा है लेकिन मुझे छोटा करना है। ज़रा देखिए एक और क्वेश्चन देख लीजिए लास्ट, बोला फाइंड आई। अब फाइंड आई अब बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आपको कोई भी सर्किट में किसी भी ब्रांच में ईएमएफ और रजिस्टर के अलावा अगर कुछ ना दिखे, जैसे यहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा है, तो आप इसको अपने ईएमएफ में यूज़ नहीं कर सकते। जैसे ये सब पैरेलल कॉम्बिनेशन है, लेकिन यहाँ पे इक्विवेलेंट बाय आर इक्विवेलेंट में आप इस वाले ई को नहीं यूज़ कर सकते। क्यों नहीं यूज़ कर सकते? क्योंकि इसका आर इक्विवेलेंट कितना है, 0 है। जब आर इक्विवेलेंट 0 तो E1 बाई 0 में इन्फानाइट हो जाएगा। मेरी बात समझ गए ना? तो दोनों में से अगर कुछ भी एक गायब है, एक पिछले क्वेश्चन में ये गायब था, ये था, इस क्वेश्चन में ये है, ये गायब है, तो आप अगर दोनों है तभी उन सबको आप अपने सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन में यूटिलाइज कर सकते हैं। कोई सिंगल रहे तो उसको यूटिलाइज नहीं करना है। अब सिंपल आपसे क्या पूछ रहा है, आई पूछ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों को आपको क्या करना है, इक्विवेलेंट निकाल लीजिए। इक्विवेलेंट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, यही आई पूछ रहा है, इसका पॉजिटिव सेम कनेक्टेड है, तो मैंने दोनों को क्या बोल दिया, ऐसे। ठीक, 4 4 पहले तो इसका रेजिस्टेंस आ जाएगा 2 ओम, 4 4 का 2, सिंपल दोनों ही पैरेलल में है। अब इसका क्या हो जाएगा, ई इक्विवेलेंट बाई 2 इज इक्वल टू 2/4 प्लस 2/4, यानी कि ई इक्विवेलेंट आ जाएगा 2 वोल्ट, इक्विवेलेंट आ जाएगा कितना, 2 वोल्ट, और ये खुद कितना है, 2 वोल्ट। ठीक, अब ये आपको क्या चाहिए, आई चाहिए, तो आई कितना हो जाएगा, यहाँ से चलो ऐसे घूम जाओ, तो घूम गया अगर मैं तो क्या हो जाएगा, वी ए से चला, ए पॉइंट है, तो वी ए प्लस 2 वोल्ट, चले 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 माइनस 2i प्लस 2 इज इक्वल टू फिर वी ए कट गया, यानी आई कितना आ जाएगा, 4/2, यानी कि 2 एम्पियर। आपका आंसर हो गया। समझ गए? कोई दिक्कत? गुड, ओके, थैंक यू।